नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के ताकतवर संगठन G7 की बैठक के लिए इटली में हैं। वहां एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन और इटली के शासनाध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई, तो दूसरी तरफ G7 किस दिशा में जाएगा, इस पर भी बात हुई। जिस दौर में G7 रूस और चीन जैसे देशों के विरोधी के रूप में चिन्हित हो गया हो, उस वक्त भारत की G7 में मौजूदगी उसकी साख को बखूबी बयां करती है, क्योंकि भारत की यही विदेश नीति है कि दोस्ती सबसे, दुश्मनी किसी से नहीं। इटली के शहर अपुलिया में बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत G7 के होस्ट और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। भारतीय परंपरा के हिसाब से पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मेलोनी का अभिवादन किया। जवाब में मेलोनी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अपनाई। ये एक तरह से भारतीय परंपरा के प्रति मेलोनी के सम्मान को दर्शाता है। फिर दोनों नेताओं ने थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात की। बैठक G7 की, लेकिन उसका सदस्य ना होकर भी भारत का रसूख इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G7 के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक कर मिलते रहे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। फिर प्रधानमंत्री मोदी की बेहद गर्मजोशी भरी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई। दोनों नेताओं ने गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा इटली के शहर अपुलिया से शुरू हुई है, जहां G7 के नेताओं का जमावड़ा हुआ है। इस G7 की बैठक में भारत के प्रमुख मुद्दों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, भूजल की समस्या, विस्थापन की समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक शांति अहम है। भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके बिना आज की डेट में दुनिया का जो धुरी है उसको किस तरह से चलाया जाना मुश्किल है। इसलिए और भारत की जो प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी है उसको देखते हैं, और इसीलिए भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी के जो रिश्ते हैं सारे देशों के साथ, सबके लीडर्स के साथ में, जिस तरह भारत की एक रोबस्ट, रेजिलिएंट, रिजल्ट ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है, प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पॉलिसी जो किसी ने किया। तीसरा, हमने G20 में जिस तरह अपनी अध्यक्षता में दुनिया के सारे लड़ने वाले देशों को एक साथ ले आए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, वो एक बड़ी उपलब्धि थी भारत की। और इसीलिए जो भारत ने जो सुझाव दिए हैं, जो सजेशंस दिए हैं, जो दुनिया को हेल्प करके दिखाया है, उस सब की वजह से आज भारत की बहुत साख है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए वो चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भी और मॉरली भी भारत की प्रेजेंस इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। 3 दिन का ये G7 शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया तनाव से भरे एक कठिन दौर से गुजर रही है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके 3 अहम सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अहम है, खासकर इटली के साथ भारत के संवरते रिश्ते को देखते हुए। इटली में भारतीय मूल के करीब 2 लाख लोग रहते हैं। इटली अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का भी सदस्य है। दोनों देशों के बीच $15 अरब का व्यापार चलता है। यूरोपीय संघ के देशों में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा सहयोगी देश है। साथ ही इटली में भारत का निवेश करीब $40 करोड़ है। इसलिए G7 की इस बैठक के बीच भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर सबसे अहम जोर है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी प्रशंसक हैं। पिछले साल जापान के हिरोशिमा में G7 देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसलिए सवाल है कि गांधी के विचारों के हिसाब से क्या G7 अपना तेवर और अंदाज बदलेगा? उसी तरह क्या G7 की बैठकों के जरिए
भारत की चीन और रूस विरोधी छवि बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसका जवाब होगा कि भारत अपनी स्पष्ट विदेश नीति के कारण ऐसी छवि कभी बनने नहीं देगा। भारत की विदेश नीति सबके साथ सहयोग की है, न कि किसी एक गुट के समर्थक की। पश्चिमी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत के ज्यादातर छात्र पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं। उसी तरह भारत के ज्यादातर स्किल्ड वर्कर भी काम के लिए अमेरिका ही जाते हैं। इसके बावजूद भारत कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आता। साथ ही भारत दूसरे देशों पर पाबंदी लगाने की अमेरिकी और पश्चिमी देशों की नीति का भी कभी समर्थन नहीं करता। दरअसल G7 के देशों की छवि एक तरह से रूस और चीन विरोधी देशों की हो गई है, जबकि भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं और चीन के साथ व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। भारत किसी एक तरफ झुकता हुआ नहीं दिखना चाहता। भारत इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 4-5 साल में शायद तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। तो अब G7 अगर विश्व की सबसे बड़ी 7 इकोनॉमी है, तो भारत तो उनमें से 3-4 इकोनॉमी से पहले ही आगे है, क्योंकि उनका जो है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसीलिए चाइना वहाँ नहीं है। रशिया को उन्होंने बाद में हटा दिया, पहले G8 में रशिया को लिया था। पर मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी वो समय आने वाला है कि G7 G8 हो जाएगा और भारत का उसमें पूरा एक रोल मेंबरशिप का रहेगा। भारत की अहमियत इस बात से भी बढ़ जाती है कि यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मजबूत सरकार है, जबकि अमेरिका में बाइडेन हो या ब्रिटेन में सुनक या फिर फ्रांस में मैक्रोन या कनाडा में ट्रूडो या जापान में कुशिदा, हर जगह चुनाव होने हैं और इन नेताओं की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के एक थिंक टैंक ने तो यहां तक कह दिया कि भारत तो लगता है स्थायी सदस्यों से भी ज्यादा स्थायी है। भारत भले ही G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन G7 के 3 देशों से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। इसलिए G7 भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देखता है। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर इटली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बनाई परिपाटी को ही पलटकर एक नई परिपाटी शुरू की। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पड़ोसी देश की जगह पीएम मोदी ने दूर देश की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत भूटान की विदेश यात्रा से की थी और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मालदीव से। तीसरे में वो इटली गए हैं। फिर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए जिसकी छवि रूस विरोधी की बन गई है। हालांकि G7 की बैठक में जाने के साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। यूक्रेन वो देश है जिसके साथ रूस का युद्ध 2.25 साल से चलता आ रहा है। 15-20 साल में लगाइए, भारत जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरा भी नहीं बल्कि दूसरे नंबर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए आपका जो, और दूसरी एक और चीज है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी को तहत में अगर आप देखें तो वो प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। उसके अलावा हमारा जो है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है कि सबके साथ मिलजुल करके चलना चाहते हैं, सारी दुनिया के लिए करना चाहते हैं। और ये सब चीजें खासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे काफी बढ़ी हैं आगे। वसुधैव कुटुंबकम को जिस तरह से नाम दिया गया, दुनिया को जिस तरह पैंडेमिक में हेल्प पहुंचाई गई, और बीच में इन सब चीजों को दुनिया देखती है। और खासतौर से बड़े कंट्री G7 जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है वो देख रही हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएं। वक्त के साथ विश्व के हालात बदल रहे हैं। इन बदलावों के बीच भी G7 की बैठक में भारत को बुलाया जाता है, जबकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत को मिलने वाली इस अहमियत की एक बड़ी वजह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है।
$2.66 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बल्कि G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी इकोनॉमी भारत की है। उस पर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लगातार कहता रहता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा संभावनाओं से भरी है। ये जमाना निवेश का है। इसमें भारत बाजार की क्षमता, लागत में कमी, व्यापार में सुधार और औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण के कारण निवेशकों की पसंदीदा जगह बन चुका है। 21वीं सदी की दुनिया उसकी ताकत को सलाम करने वाली है, जिसकी जेब भारी है। भारत के साथ एक और बड़ी बात भारत का मानव संसाधन है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हाल ही में इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इनमें भी 68% आबादी 15 से 64 साल की है, यानी कामकाजी है। फिर 65% आबादी तो 35 साल से कम उम्र की है, यानी ऊर्जा से भरी हुई। फिर भारत में कौशल से युद्ध युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। कई जगहों पर ये आबादी मुश्किल का सबब लग सकती है, लेकिन तेजी से आर्थिक विकास में मानव संसाधन का इस्तेमाल अहम भूमिका निभाता है। भारत के लोकतांत्रिक देश होने के कारण भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। भारत का मजबूत लोकतंत्र इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत बनाता है। वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने भारत की ताकत को रेखांकित किया। उसकी रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है। लेकिन अब की बात G7 के एजेंडे पर जितने मुद्दे हैं, उनमें भारत की चुनौतियां भी थोड़ी बड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आखिर G7 का मौलिक एजेंडा क्या है, लेकिन किस मुद्दे पर होती रही है सबसे ज्यादा चर्चा और फैसले, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। G7 का गठन तो दुनिया के शीर्ष 7 देशों ने आज से 49 साल पहले किया था। तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। भारत और चीन जैसे देश बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हैं। इन सबके बीच G7 का मौलिक एजेंडा तो पर्यावरण की रक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे भी खास रहे हैं। सवा 2 साल से धधकते इस युद्ध में दुनिया का दामन न झुलसे, ये चिंता G7 देशों के सम्मेलन में गए नेताओं की परेशानी पर बल ला रही है। कभी G8 का सदस्य रूस भी होता था, लेकिन 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसको निकाल दिया गया था। इस बार भी G7 ने जो फैसला लिया है, उससे रूस में बेचैनी और आक्रोश दोनों बढ़े होंगे। G7 ने तय किया है कि रूस की जब्त संपत्ति के इस्तेमाल से वो यूक्रेन के लिए $50 अरब कर्ज जुटाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में करेगा। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये रूस के लिए एक चेतावनी है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन रूस ने बेहद तीखी टिप्पणी की है कि इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अब सवाल है कि क्या G7 रूस यूक्रेन या इजराइल हमास के युद्ध और अशांति को खत्म कर पाएगा? 2 साल पहले रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संघ के साथ साथ G7 ने लगभग $325 अरब मूल्य की रूस की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। इन संपत्तियों से वो हर साल $3 अरब का ब्याज कमा रही है। G7 की बैठक में ज़ेलेंस्की का पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के ताकतवर देशों की सीधी नजर है।
वैसे G7 में पहुंचे देशों में एक भारत ही है जिस पर रूस भी उतना ही विश्वास करता है जितना यूक्रेन। ये भी तब जब युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड बहुत बेबाकी से साफ कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अगर G7 के एजेंडों की बात करें तो इसका सबसे अहम उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके लिए आर्थिक नीतियों में तालमेल बिठाना है। दूसरा उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति बनाना है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने पर फोकस रखना है। तीसरा उद्देश्य दुनिया को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और व्यवस्था देना है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर में फैले तनाव ही अहम मुद्दे हैं, जिन पर खासकर चीन और रूस समेत गाजा और यूक्रेन युद्ध पर G7 की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।